सो स्टूडेंट वेलकम बैक टू साइंस वाला जूनियर। आज हम करेंगे चैप्टर एंड एक्सरसाइज। कौन सी चैप्टर की? चैप्टर 2 क्यूरियोसिटी, 8th जो नई बुक आई है उसकी एंड में जो एक्सरसाइज है। देखिए बेटा, ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ना, ये जो इन रियलिटी जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, अगर पूरे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के टीचर्स नहीं डालेंगे, तो उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना वो भी मैंने तैयार किए हैं। वो क्वेश्चन बैंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो क्वेश्चन बैंक कोशिश करूंगा मैं लिंक डाल दूं। अगर मैं लिंक नहीं डाल पाया, हो सकता है यूट्यूब की कोई कंपल्शन भी हो, तो फिर आपको मैं, जो बच्चा मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेगा, राइट, मैं अपना नंबर दे दूंगा। आप उस नंबर के ऊपर मुझे पर्सनल मैसेज दे दीजिए, मैं व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूंगा, या ईमेल कर दीजिए मुझे मेरे नंबर, जो मैंने आपको ईमेल आईडी दी हुई है, राइट, तो उसके ऊपर आप भेज दीजिए रिक्वेस्ट, तो मैं उसके ऊपर आपको ये सारा का सारा मटेरियल, ये वाली स्लाइड और साथ में जो मटेरियल तैयार किया मैं भेज दूंगा। तो बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन एप्रोप्रिएट प्लेस इन द डायग्राम। अब हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनेलिज है ना, पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स उनको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर। बेटा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऑर्गेनेली कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। अगर प्लांट सेल, एनिमल सेल और उसके बाद आपको जो बैक्टीरिया है उसके बारे में क्लियर पता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो वहां पर 3 हमारे पास सर्कल बने हुए हैं, उसमें आपने बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ओनली इन एनिमल सेल, ऐसी कोई चीज इनमें से जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलती है। न्यूक्लियस होता है, यस। साइटोप्लाज्म होता है, यस। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर नहीं होता। तो इन्होंने पूछा ओनली इन एनिमल सेल, तो ऐसी कोई भी चीज, नथिंग इज सच, जो सिर्फ एनिमल सेल में इनमें से हो, ठीक है जी। तो कॉमन टू ऑल 3 सेल, तीनों सेल्स में मिलने वाली, मीनिंग हमारे पास एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में, तीनों में मिलने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? कॉमन इन ऑल 3। साइटोप्लाज्म तीनों में कॉमन होता है, सेल मेम्ब्रेन तीनों में कॉमन होती है। उसके बाद आ गया हमारे पास न्यूक्लियोइड, एक ऐसा मटेरियल है, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के ऊपर अगर मेम्ब्रेन ना हो तो उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और न्यूक्लियोइड कहाँ होता है? सिर्फ बैक्टीरिया में, राइट। और सिर्फ प्लांट सेल में क्या रहेगा? प्लांट सेल में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ओके। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पर मैंने नीचे इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। तीनों सेल में कॉमन क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। एनिमल सेल में नथिंग, इनमें से कोई चीज ऐसी स्पेशल नहीं है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए। और बैक्टीरियल सेल में सिर्फ जो बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है, दैट इज अ न्यूक्लियर, राइट। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क्ड देम ए एंड बी। तो ये हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक का नाम ए है और एक बी है। She put 2 spoonful of sugar solution in each of the test tube. In test tube B, she added a spoonful of yeast. तो इसमें भी उसने चीनी डाली, इसमें भी चीनी डाली, दोनों टेस्ट ट्यूब में चीनी डाल दी, ठीक है। और उसके बाद एक में, राइट, बी में उसने क्या डाल दिया? थोड़ा सा यीस्ट डाल दिया। यीस्ट हमने पढ़ा ना, राइट, वो यीस्ट इसमें डाल दिया, ओके। Then she attached 2 incomplete inflated balloons to the mouth of each test tube. She kept the setup as warm place and away from the sunlight. अब देखिए इसके ऊपर उसने क्या किया, इसके ऊपर भी बैलून डाल दिया, इसके ऊपर भी बैलून डाल दिया। तो उसके लिए हैरानी की बात ये थी कि जो बी वाली ट्यूब जिसमें यीस्ट डाला था, हाँ एक चीज और ऐड कर दूं मैं, इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना, सो दैट शुगर सोल्यूशन बन जाए। तो ये वाले में उसने देखा कि यहाँ पर बैलून फूल गया है, ठीक है। क्यों फूला? अगर आप 7th में कुछ क्वेश्चन आपको याद हो, तो यहाँ पर यीस्ट ने क्या किया? रेस्पिरेशन की ना, है ना, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भर गई और इसलिए ये बैलून फूल गया। तो व्हाट डू यू प्रेडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3-4 डेज? तो 3-4 दिन के बाद क्या होगा? शी ऑब्जर्व दैट द बैलून अटैच्ड टू अ टेस्ट ट्यूब बी विल इन्फ्लेटेड। तो ये बैलून फूल जाएगा। क्यों फूलेगा? बट कैन बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? 4 उन्होंने ऑप्शन दिए। वाटर इवेपोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी, वाटर इवेपोरेट हुआ और उसने इसको फिल कर दिया, एक। दूसरी ऑप्शन है द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी व्हिच इन्फ्लेटेड द बैलून। तो क्योंकि उसको वार्म एटमॉस्फेयर में रखा था, तो उससे क्या है कि कोई गैस प्रोड्यूस हुई होगी वार्म एटमॉस्फेयर के कारण और ये फूल गया। तीसरी बात यह है कि जो खमीर है, यीस्ट है, उसने एक ऐसी गैस प्रोड्यूस की जिसने इसको बैलून को फुला दिया। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपने सही पूछा, जिन बच्चों ने ये पहले जान लिया था उन्होंने सही जाना। तो शुगर रिएक्टेड विद वार्म वाटर, वार्म एयर सॉरी, विच प्रोड्यूस गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बैलून। तो वार्म एयर के साथ शुगर रिएक्ट नहीं करती, यहाँ पर इसने कोई गैस प्रोड्यूस नहीं की। तो हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन ये है कि यीस्ट जो थी उसने कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यीस्ट जो था उसने शुगर को यूज किया फूड के तौर पर, उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, वो कार्बन डाइऑक्साइड ने इस बैलून को इन्फ्लेट कर दिया। तो सी इज yeast produce a gas inside the test tube B which inflated the balloon
दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने इस गैस का नाम भी याद रखना है, इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा मैंने लाइम वाटर आपको बताया था 7th का जो चैप्टर है उसमें लाइम वाटर कैसे तैयार करते हैं, सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस वाला, तो उसको हमने किया है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए कि उसने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको 1/4 लाइम वाटर से भर दिया, चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी कैसे तैयार करते हैं, सिंपली चूना जो है पानी में घोल दिया, घोलने के बाद उसको ऐसे पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर पानी आता है ना, नीचे चूना बैठ जाता है। ठीक है, ऊपर जो पानी आता है उसको हम कहते हैं चूने का पानी। शी रिमूव द बैलून फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी इन सच ए मैनर दैट द गैस इनसाइड द बैलून डिड नॉट एस्केप। उसने बड़े धीरे से यहाँ पर ना हाथ रख के, है ना, इसको पकड़ के दोनों उंगलियों से इस बैलून को उतारा और सीधा जाकर किससे अटैच कर दिया, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब, एक ऐसी जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें 1/4 जो है लाइम वाटर फिल्ड था। शी अटैच द बैलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर एंड शुक इट बैक। उसके बाद इसने इसको अच्छी तरह से हिलाया। हिलाने पर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, ठीक है, तो वो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, तो चूने का पानी क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। बट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट, ठीक है, शी यूज लाइम वाटर विद द बैलून गैस, बट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट, तो क्या फाइंड आउट करना चाहती है वो, क्या कारण है कि उसने ये वाला बैलून उतार के चूने के पानी वाली टेस्ट ट्यूब के ऊपर डाला था। शी वांट्स टू चेक वेदर द गैस प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा जो हमारी अब एनसीईआरटी है ना, इसमें जो थॉट जो प्रोवोकिंग क्वेश्चन है ना वो डाले जाते हैं, ये नहीं कि बस ठीक है यार हमने आंसर रख लिया और हो गया ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए क्योंकि इससे आपकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में फिर उसने ऐसा क्यों किया था बेटा, क्योंकि वो चेक करना चाहती थी कि ये गैस कौन सी है, तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कैसे पता चला, हमेशा याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट जो है वो ये रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के बीच में से पास कर दो तो वहां पर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे बेस्ट है। तो शी वांट्स टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स व्हाई शी डिड सो एक्टिविटी। थर्ड क्वेश्चन है, अ फार्मर एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इन वन फील्ड एंड नॉट इन द अदर, व्हाई। एक फार्मर था, ठीक है, उसने नाइट्रोजन रिच एनपीके से, ठीक है, उसने खाद थी, उसने एक खेत में तो डाली, दूसरे खेत में नहीं डाली। तो दूसरे खेत में के साथ ऐसा क्यों किया उसने, क्या पहले खेत में कमी थी, दूसरे खेत में कमी नहीं थी। तो उसका सिंपल सी बात यह है कि बेटा अभी मैंने आपको इस जो चैप्टर किया है ना उसमें मैंने एक चीज बताई कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना और बाकी की क्रॉप्स के साथ अगर उगा दिया जाए तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में नोड्यूल होते हैं, नोड्यूल के अंदर होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, राइट, वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे देते हैं, राइट। और अगर किस दूसरे खेत में जहां पर हमने नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर नहीं डाली है, इसका सीधा सा मीनिंग है वहां पर हमने उगाए थे लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो आंसर ये रहेगा, बीन्स एंड पल्सेस आर लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिसको हम दलहनी पौधे कह देते हैं। दे हैव राइजोबियम बैक्टीरिया in their roots nodules which fix nitrogen from air, so extra nitrogen fertilizer is not needed in the bean field। तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन उनको चाहिए नहीं, तो एक खेत में इसलिए नाइट्रोजन की खाद डालेगी और दूसरे में नहीं डालेगी। नेक्स्ट दैट वी हैव क्वेश्चन। अब स्नेहल नाम की एक बच्ची है ना, उसने 2 गड्ढे खोद दिए, ठीक है। गड्ढे खोदने के बाद उसने एक में फ्रूट और वेजिटेबल की पील्स डाली, ठीक है, और एक गड्ढे में उसने फ्रूट वेजिटेबल पील डालकर उसके साथ में उसने थोड़े से पत्ते भी डाल दिए, राइट, ड्राइड लीव्स डाल दिए। दूसरे में उसने सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डाले और पील्स डाली और उसमें पत्ते नहीं डाले, ठीक है। तो ऐसा करने से उसने क्या ऑब्जर्व करेगी, शी इज टेस्टिंग द रोल ऑफ ड्राई लीव्स। तो उसने देखा है कि ड्राई लीव्स डालने पर और ड्राई लीव्स नहीं डालने पर क्या होता है। तो जिसमें उसने ड्राई लीव्स डाले थे ना, एज ए सोर्स ऑफ कार्बन इज इन कंपोस्टिंग, तो खाद बनाने के लिए सोर्स ऑफ कार्बन कहां से आएगा, पत्तों से, ठीक है। तो पत्तों ने क्या किया, उसको और प्रोसेस को थोड़ा फास्ट किया और वहां पर बढ़िया से खाद बन गई, ठीक है। पिट ए विद ड्राइड लीव्स, जिसमें सॉरी पिट ए जो था, जो गड्ढा खोदा था उसने, जिसमें उसने ड्राइड लीव्स डाले थे ना, उसमें वो बहुत बढ़िया तरीके से डिकम्पोज होंगे। क्या क्या, फ्रूट और वेजिटेबल की पील्स जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से डिकम्पोज होगी और उसकी खाद बनेगी। शोइंग बैलेंस्ड कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेंट इन नेसेसरी फॉर कंपोस्ट। तो वहां पर बैलेंस्ड नाइट्रोजन कंटेंट रहेगा जो कि कंपोस्ट बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, मैन्योर बनाने के लिए जरूरी है। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, आपने आइडेंटिफाई करने ऑर्गेनिजम्स। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इनसाइड योर गट। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जहां हर जगह पर रहता है जो ऑर्गेनिज्म, तो मैंने बताया था एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम ठंडी, एक्सट्रीम गर्मी में, और हमारी गट जो है उसके अंदर भी, इंटेस्टाइन के अंदर भी ये रहता है बैक्टीरिया, रहता है, दैट इज अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ऐसा जो है जीवाणु जिसको हम कहते हैं। आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो कौन बनाता है ब्रेड और केक को सॉफ्ट एंड फ्लफी, मैंने बताया था, दैट इज अ यीस्ट। I live in the roots of pulse crops and provide nutrients for their growth. That is, कौन रहता है रूट्स में, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइट।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर एयर एंड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ। तो ये कहता है एक एक्सपेरिमेंट आप खुद के तैयार करिए जिसमें हमें ये बताना पड़े कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया फंगस हो गया है ना, इनको अपनी ग्रोथ के लिए बढ़िया टेम्परेचर चाहिए, हवा चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। ये तीनों चीजें अगर उनको मिल गई तो ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। तो आपको 3 ब्रेड स्लाइसिस लेने हैं, ठीक है, 3 ब्रेड स्लाइसिस, ब्रेड लाइए बाजार से लाइए, ठीक है, अगर पुरानी मिल जाए तो और भी बढ़िया, ठीक है। तो 3 ब्रेड ले आइए, ठीक है, आप फ्रेश वाला भी यूज कर सकते हैं। तो एक स्लाइस के ऊपर आपने क्या रखना, उसको गर्म एटमोस्फेयर में और मॉइस्ट कंडीशन में रखना, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी लगा दीजिए, राइट, जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो ऐसी जगह पर रख दीजिए। स्लाइस बी जो है ना उसको फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में तो बिल्कुल ठंडा होगा और ड्राई एटमोस्फेयर होगा। तीसरे को आपने एयर टाइट कंटेनर में रखना है जहां पर कोई हवा ना आ रही है। एयर टाइट कंटेनर समझते हो जो मर्तमान होते हैं आपके, जिसमें आप अपना नमकीन वगैरह डाल के रखते हो, तो जिसमें हवा ना घुस पाए अंदर, राइट। तो आप क्या देखोगे कि जो पहले वाला ना जिसको वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में रखा था, ठीक है, यहाँ पर फंगस बहुत आराम से लग जाएगी, बहुत जल्दी लग जाएगी, ओके। लेकिन बाकी के ऊपर, दोनों के ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर तो उसको एयर ही नहीं मिल रही, जहां पर उसको ठंड मिल रही है और एयर भी कम मिल रही है, ठीक है। जो वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में रखा था वहां पर क्या है, इसको टेम्परेचर भी मिल गया, एयर भी मिल गई और मॉइस्चर भी मिल गया। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेफ फंगस जल्दी ग्रो करेगी। तो बेटा ये है हमारे पास चैप्टर 2 के द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेक्ड आई, क्लास 8 एनसीईआरटी केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यू। मैं धीरे धीरे इसको ऊपर को कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल है। हु फर्स्ट ऑब्जर्व सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, किसने सेल को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ये मैंने आंसर बताऊंगा, ये आपको खुद करने हैं, मैंने आंसर दिए हुए नीचे। बट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, कौन सा पार्ट जो है सेल का शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट इज द फंक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन द स्लाइड प्रेपरेशन, बेटा सारा कुछ करवाया हुआ है ना। तो ये आपने, ये देखिए, ये मैंने आपको सारे के सारे, ये धीरे धीरे मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, हाँ जी बताइए क्या होती है। ऑब्वियसली कंट्रोल द सेल एक्टिविटी, राइट। तो बीच बीच में मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ। बट इज द पार्ट, बट इज द सेल पार्ट दैट कंट्रोल गोज एंड गोज आउट ऑफ द सेल। तो कौन सी पार्ट है सेल का जो कौन सा मटेरियल अंदर आएगा कौन सा बाहर जाएगा उसको कंट्रोल करता है, ऑब्वियसली दैट इज सेल मेम्ब्रेन, राइट। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। तो बेटा ये वही क्वेश्चन है, अगर आपको ये चेक करना है कि मुझे चैप्टर आ गया या नहीं आया, राइट, तो इन एमसीक्यूज को जो है आपने लर्न करना है। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया है, राइट। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसको सॉल्व भी करवा दूंगा आपको, राइट। लेकिन अभी जो है मैं इसको आपको जस्ट इसको ऊपर करके बता रहा हूँ धीरे धीरे। आप स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख सकते हो, राइट। तो स्क्रीनशॉट फिर आप भेज देना किसी को। हाँ अगर किसी को फिर से मैंने बोला पर्सनली चाहिए, ठीक है, तो मुझे सब्सक्राइबर दीजिए, मैं आपको पूरी की पूरी स्लाइड दे दूंगा, ठीक है। तो ये आंसर भी दे दिए मैंने, ऐसा नहीं है कि सर ने बस ऐसे ही हमें लगा लिया तक मार दी, ठीक है। तो ये देखिए बेटा आपको साथ साथ में मैंने आंसर भी दिए। फिलिप्स डैश इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कौन थे, ल्यूनहोफ, राइट। प्लांट सेल हैव रिजिड आउटर लेयर कॉल्ड एज सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैंने 15 जो है आपके लिए फिलिप्स बना रखी है, 15 फिलिप्स है, 15 ट्रू फॉल्स है ये वाले हमारे पास, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको सॉल्व करके रखिए अपनी कॉपी में, नोट्स बनाइए प्रॉपर। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर बेटा बना कर दिए हैं। ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया बिकॉज आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस दैट के 10th तक पहुंचते पहुंचते आपको असर्शन रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन जो है ये मैंने साथ में बनाए हैं आपके, ठीक है। तो ये असर्शन रीजनिंग ये कैसा होता है कि आपको ये देखिए, ये ना बहुत असर्शन एंड रीजनिंग करेक्ट है, ठीक है।
जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसकी 4 ऑप्शन में से एक ए बी सी डी में से आपने बतानी होती है, राइट। तो ये आगे हमारे नेक्स्ट टू दैट वी हैव इनके आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, तो इससे आपका और भी होगा। हु पॉइंट द टर्म सेल, सेल किसने टर्म की थी याद, दैट इज रॉबर्ट हुक। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑब्जर्विंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट इज अ माइक्रोस्कोप। तो बेटा ये नॉलेज टेस्ट करने के लिए है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो बेटा अगर आप इसको कर लेते हो, राइट, तो आई होप कि एक तो आपकी चैप्टर की नॉलेज जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको कि हमें क्या आया, ठीक है, क्या अभी हम अंडर है जिस चीज से। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन 20 मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने डेफिनेशन बताई थी। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की आप डेफिनेशन दीजिए। हाँ, एक बात और है बेटा कि अगर आपको ये, मैं इसमें जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि स्लाइड काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको अगर आप बोलोगे, डिमांड करोगे, तो मैं ये समझा भी दूंगा आपको। अगर आपको समझ आ गए यहाँ से, राइट, तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझ आए, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, क्या करता है ये, रॉबर्ट हुक क्या था, उसने क्या ऑब्जर्व किया था कॉक में और उसका क्या नाम रखा था, एंटनी वैन लीeuwenhoek जो है उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं, वैक्यूल का क्या फंक्शन है, चीक सेल और अनियन सेल आपस में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है उसमें, है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड प्रोवोकिंग है, ठीक है। तो ग्रिल करते हैं क्वेश्चन आपको, राइजोबियम बैक्टीरिया की फार्मर्स के लिए क्या यूज है, जीस्ट जो है वो डो को कैसे राइज कर देता है। तो बेटा एक्टिविटी से आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है। कर्ड कैसे बनता है, ये भी एक्टिविटी में से आ गया। अब बेटा ये सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन जो है ये आपने कर लिए। उसके बाद मैंने जो है आपको 23 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ह्यूमन चीक सेल की आप कैसे स्लाइड बनाओगे, ठीक है। वाई सेल जो है उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहा जाता है। देखो बेटा ऐसा है कि 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क फिलअप्स एमसीक्यू एसेशन रीजनिंग ये डालने से क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। तो कोई इसमें से टॉपिक छूटा नहीं है हमारा। तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, 4 टाइप बता दो इसकी, राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यीस्ट का बेकिंग में क्या रोल है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पूछ लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करेंगे, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, हाउ डज स्पाइरुलिना हेल्प इन द ह्यूमन बीइंग, ओके। तो स्पाइरुलिना से रिलेटेड हमने एक टॉपिक किया था। लैक्टोबैसिलस कैसे बनता है, माइक्रो एल्गी क्या है, कैसे काम करती है, क्या बेनिफिट है इसका। चीक सेल जो है वो सेल वाल नहीं है, अनियन सेल में है, ऐसा क्यों है, रीजन, ठीक है। तो स्पाइरुलिना हम होम या स्कूल में बना सकते हैं। उसके बाद व्हाट हैपेंस फॉर डो एक्टिविटी इन्वॉल्विंग यीस्ट, ठीक है। हमने यीस्ट जब डाला तो उसको डो उतर जाओ फूल को गया। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोगैस एंड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, है ना। हर टॉपिक कंप्लीट कर लिया ना हमने। और कैन यू प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो बेस्ट इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, ये तो हमने ये तो उसमें एनसीईआरटी में था क्वेश्चन आई थिंक, है ना। तो इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन बता देने आपने, है ना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो डॉक्टर अनंत मोहन चक्रवर्ती कौन थे, ये हमने एक टॉपिक किया था बीच में। अच्छा, जो स्पेशलिटी है बेटा जो हमारे नोट्स की ना वो है दैट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैराग्राफ क्वेश्चन। ये बेटा बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसकी ओर ध्यान देना। एक क्वेश्चन है, एक टीचर है डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि कैसे प्लांट सेल जो है उसके ओनियन की निकाली, जो उसे लेयर निकाली, उसमें से ग्लिसरीन डाली, ये किया वो किया, वही वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। तो उसमें हमारे पास था कि स्टेन क्यों डाली, ग्लिसरीन क्यों यूज की, अनियन सेल की शेप क्या थी। तो इसी पैराग्राफ के ऊपर आपको ये जानना कि आपकी नॉलेज कितनी है। डो राइजिंग एक्सपेरिमेंट यीस्ट, उसके ऊपर पैराग्राफ है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल के ऊपर पैराग्राफ है। ये सारी बेटा हमने एक्टिविटी की थी, उसी के ऊपर पैराग्राफ है। रोल ऑफ राइजोबियम इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैं धीरे धीरे इसको मूव कर रहा हूँ सो दैट आप यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। कट फॉर्मेशन एक्टिविटी है, तो 10 क्वेश्चन बनाए मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो स्पाइरुलिना जो है, ठीक है, ये सुपर फूड कैसे है, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरमेंट क्लींजर है कैसे, राइट। फिर हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सेल्स बाय रॉबर्ट हुक, उसके ऊपर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है, उसमें से क्वेश्चन आंसर है। तो फोल्ड स्कोप और इसकी यूजेस, फोल्ड स्कोप बार बार हमने यूज किया 3-4 बार। तो माइक्रो एल्गी एंड इट्स ऑक्सीजन बैलेंस, तो ये बेटा सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसके आंसर जो है मैंने नीचे दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं है, आंसर भी मैंने नीचे दे रखे हैं। मैं धीरे धीरे इसको जो है वो ऊपर कर रहा हूँ, राइट। तो आप इसको कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके, राइट। तो बेटा एक चीज और है कि मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन सभी चीज़ों से बेनिफिट हो रहा है ना, तो आप सिर्फ काइंडली मेरे चैनल को मैक्सिमम शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि अगर मेरी रीच बढ़ेगी, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी, ठीक है। तो साइंस वाला जूनियर विल राइज, साइंस वाला जूनियर राइज होगा तो आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं
प्रोवाइड करूंगा पढ़ने के लिए। बेसिक्स क्लियर होंगे तो यू विल बिकम जीनियस, यू विल बिकम आइंस्टाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। थैंक यू बेटा।